हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स एजुकेटर। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को मोशन के बारे में, ग्राफिकल एनालिसिस के बारे में, किसी भी ग्राफ में स्लोप और एरिया के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई थी। आज की इस क्लास में पहले एक बार छोटा सा वो रिवीजन कर लेते हैं कि मैंने आपको क्या बताया था। उसके बाद मैं आपको इस चैप्टर में आगे ले चलूंगा और इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से हम लोग डिराइव भी करने वाले हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मैंने आप लोगों को मतलब बताया था कि ग्राफ का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है ग्राफ। सो ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ वाई, ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू variation in x, वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन इन x। अगर एक सिंपल सा ग्राफ है प्यारे बच्चों, कुछ इस तरीके का, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, इस तरह की किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर mx। इक्वेशन का हमेशा एक ही मतलब होता है रिलेशन बिटवीन x एंड y, है ना। और इसमें मैंने आपसे कहा था इस ग्राफ में केवल दो ही चीज की हम लोग बात कर सकते हैं। तो पहली चीज है बेटा स्लोप। स्लोप का मतलब यहां पर होता है m। स्लोप का मतलब भी मैंने सिखाया था, स्लोप का मतलब होता है इंक्लिनेशन। स्लोप का मतलब इंक्लिनेशन फ्रॉम x एक्सिस। स्लोप का मतलब बड़ा सिंपल है भैया, इंक्लिनेशन फ्रॉम x एक्सिस। एक्स एक्सिस से ये जो एंगल बनाएगा थीटा, ये स्लोप हमारा उसी थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। और जब आप लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा कि यही स्लोप tan थीटा के बराबर होता है। यही स्लोप मैंने कहा था डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के बराबर होता है। मतलब किसी भी ग्राफ में प्यारे बच्चों अगर स्लोप की बात किया जाए तो देखो ये x और y एक्सिस के बीच का ग्राफ था, तो यहां पर डेल्टा y अपॉन डेल्टा आ रहा है। मतलब स्लोप का सिंपल सा मतलब होता है क्वांटिटी ऑन y एक्सिस, क्वांटिटी ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। y एक्सिस पर जो क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय जो क्वांटिटी हमारी x एक्सिस पर है, इसी रेशियो को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। क्लियर? इसका यूज अभी आज हम लोग करने वाले हैं। दूसरी चीज मैंने आप लोग को बोला था एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ, किसी भी ग्राफ के नीचे का एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ। तो प्यारे बच्चों अगर इसके नीचे का मैं आपसे एरिया पूछूं तो वो एरिया एक ट्रायंगल का एरिया होगा। आप लोग खुद चेक कर लो। यहां तक अगर मैं पूछूं तो दैट विल बी एन एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ बेस इनटू हाइट। सो हाफ दिस डेल्टा x इनटू दिस डेल्टा y। मतलब जो x एक्सिस पर क्वांटिटी है मल्टीप्लाइड बाई जो y एक्सिस पर क्वांटिटी है, कहीं ना कहीं एरिया निकालने में हमें उन क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? तो एरिया मतलब प्रोडक्ट ऑफ quantities, product of quantities on x and y axis। जो क्वांटिटी x एक्सिस पर है और जो क्वांटिटी y एक्सिस पर है, अगर उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो प्यारे बच्चों एरिया का यूनिट आता है। एरिया के बारे में पता चलता है कि एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना। बाकी ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया तो आप निकाल ही लोगे हाफ बेस इनटू हाइट करके। आइए मैं उस पर बेस्ड आपको और ग्राफ्स थोड़े दिखाता हूं तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा, आपको एक फील आएगा कि हाँ भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये सबसे पहला एक ग्राफ है जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। y एक्सिस पर हमने डिस्टेंस लिया है और x एक्सिस पर हमने टाइम लिया है, और ग्राफ इज लाइक दिस। इस तरह का ग्राफ है, ठीक। इस तरह के ग्राफ होने का मतलब प्यारे बच्चों ये इसका एंगल होगा।
अगर ये इसका एंगल है तो बोलो यहां पर हम स्लोप भी निकाल सकते हैं और हम एरिया भी निकाल सकते हैं। अगर इस ग्राफ के स्लोप की मैं बात करूं तो स्लोप का मतलब तो सिंपल होता है क्या, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। तो आप कहोगे वाई एक्सिस पर है सर डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पर सर है टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, क्या होता है, स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड। तो एक रिजल्ट आपके पास निकल करके आ गया, और वो रिजल्ट ये कहता है द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू स्पीड। यही अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो स्लोप का मतलब था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वो बन जाता प्यारे बच्चों वेलोसिटी, है ना। तो अभी फिलहाल स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या बता रहा है, स्पीड। और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों सब लोग जरा चेक करो, ये जो ग्राफ है क्योंकि पासिंग थ्रू ओरिजिन है, इसका एंगल बोलो लगातार थीटा बना रहेगा। यहां देखोगे तो भी थीटा है, यहां पर देखोगे तो भी थीटा है, यहां पर देखोगे तो भी थीटा है, क्योंकि तीनों एंगल्स बराबर हैं, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। और यहां पर चेक कर लो, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, थीटा चेंज नहीं हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस लाइन का जो स्लोप है, दैट स्लोप जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड, वो भी कैसा हो गया, कांस्टेंट। अगर स्लोप या स्पीड कांस्टेंट है तो आप ही लोग बता दो मोशन कैसा है, कैसा मोशन है भाई। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो मेरे प्यारे बच्चों ये यूनिफॉर्म मोशन है। कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। और ये स्पीड कांस्टेंट स्पीड है जिसका नाम होता है यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये रिजल्ट आपको इस ग्राफ से मिल जाएगा। सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। इस तरह की स्ट्रेट लाइन होगी अगर वो स्पीड टाइम का ग्राफ है और यूनिफॉर्म स्पीड है तब। तो इस ग्राफ से हमको सिर्फ दो चीजें मिलेंगी, क्या क्या, पहला इसका स्लोप जो कि स्पीड है, तो हमें स्पीड पता चल गई कि भैया स्पीड कांस्टेंट है, मोशन यूनिफॉर्म पता चल गया, क्लियर। दूसरी बात, ग्राफ के नीचे का एरिया। अगर इस ग्राफ के नीचे का एरिया मैं निकालूं तो ऑब्वियस है ट्रायंगल बनेगा, और अगर मैं एरिया के बारे में सोचूं तो वो बनेगा डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई टाइम। भाई एरिया का मतलब क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, और डिस्टेंस इनटू टाइम। मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस इनटू टाइम कोई ऐसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं होती, है ना। जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, लेकिन डिस्टेंस इनटू टाइम कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं होती। इसलिए एरिया से बहुत खास कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। कोई बोले एरिया निकाल दो तो भैया नाप के निकाल देना, काम खत्म, क्लियर। आ जाओ अगला ग्राफ देखो यार। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात हो रही है, लेकिन इस बार ग्राफ कर्व्ड है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ग्राफ कर्व्ड है तो इसका मतलब समझो बेटा, इसका मतलब यह है कि जब आपने पॉइंट ए पर स्लोप चेक किया, स्लोप चेक करने का तरीका क्या होता है भाई, इसके पहले वाले में तो स्ट्रेट लाइन था तो हमने सीधे सीधे एंगल मेजर कर लिया। अगर स्ट्रेट लाइन ना हो, ग्राफ कर्व्ड हो जैसा यहां पर है, तो आप यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। आप क्या ड्रॉ करेंगे, यू विल ड्रॉ अ टेंजेंट। एक टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे। जैसे ही हम लोगों ने एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो आप लोग देख सकते हो ये हम लोगों ने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, क्लियर। ये टेंजेंट कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, तो ये टेंजेंट लेट अस सपोज कुछ एंगल अल्फा बना रहा है, ठीक। तो ए पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके आप स्लोप चेक करोगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर एक बी पॉइंट है और यहां पर आपको चेक करना है कि भाई यहां पर स्लोप क्या है, तो वही सेम काम आप यहां पर करोगे। आप यहां पर भाई एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक। और उस टेंजेंट के बारे में जरा देखिएगा, देखिएगा ये टेंजेंट जो एंगल बना रहा है दैट इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज बीटा।
और ऑब्जर्वेशन साफ साफ कह रहा है कि सर बीटा बड़ा है अल्फा छोटा है, बीटा बड़ा है और अल्फा छोटा है। बीटा बड़ा है सर, बीटा अगर बड़ा है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने आपसे पिछली क्लास में कहा था जो लाइन एक्स एक्सिस से ज्यादा इंक्लिनेशन पर है, ज्यादा एंगल बना रही है, उसका स्लोप भी ज्यादा है। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब बी पॉइंट का स्लोप ए पॉइंट के स्लोप से ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है, बी पॉइंट का स्लोप ज्यादा है, ए का स्लोप कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों ए से बी की तरफ जाने पर, ऐसे आगे बढ़ने पर स्लोप इंक्रीज हो रहा है। तो ये ग्राफ ऐसा ग्राफ है जिसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीजिंग स्लोप को शो कर रहा है। अब क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, आप सबको पता है स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बोलेंगे सर स्लोप का मतलब हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए बेटा यहां पर स्पीड कैसी होगी, इंक्रीजिंग स्पीड होगी। स्पीड यहां भाई इंक्रीजिंग स्पीड है, स्पीड बढ़ रही है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो बेटा ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ, क्योंकि मोशन के दो टाइप थे, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब था स्पीड कांस्टेंट और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब था स्पीड वेरिएबल। तो ये स्पीड कैसी है, इंक्रीजिंग है, तो ये स्पीड हमारी वेरिएबल स्पीड है। क्लियर, वेरिएबल स्पीड है, चेंज हो रही है स्पीड। क्लियर, तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और यहां पर आप लोग चेक करो, इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म, then graph between the distance traveled and the time will be a curved line called parabola। आप लोग जब अभी थोड़े बड़े होंगे तो आप समझेंगे कि इस तरह की कर्व्ड लाइन को हम लोग बोल रहे हैं पैराबोला। लेकिन जाने दो, अभी पैराबोला वगैरह पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो सब बातें मैं आपसे धीरे धीरे आगे करूंगा। क्लियर, आई थिंक ये चीज तुम्हें समझ में आई होगी कि देखो अगर कोई कर्व्ड ग्राफ है, स्लोप चेक करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो स्लोप का तरीका यही है, यहां पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, यहां पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, उसका एंगल आप बनाइए, ठीक, और देखो किसका एंगल ज्यादा है, जिसका एंगल ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। सीधी बात है। क्लियर, तो बी का स्लोप ज्यादा, ए का कम, तो स्लोप इंक्रीजिंग है। अच्छा जी, अगली बात, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या क्या हमारे कंक्लूजन्स आ गए। व्हाट आर द कंक्लूजन्स इन दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ? If the distance time graph of a body is a straight line, अगर वो distance time graph straight line है, then its speed is uniform। मेन कारण क्या है? Because किसी भी straight line का slope constant होता है। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट, और ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो वो एंगल हमेशा थीटा ही बनाएगा, उसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट ही होगा। वही बात यहां पर बताई गई। स्लोप कांस्टेंट है तो बेटा उसकी स्पीड भी कांस्टेंट है, क्योंकि आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हो। इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज अ कर्व्ड लाइन, देन इट्स स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म, अगेन बिकॉज the slope is not constant, because the slope is not constant। slope constant नहीं है, slope variable है, इसलिए ऐसा होता है। अच्छा जी, आ जाओ कुछ और स्पीड टाइम ग्राफ की बात करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं। कुछ हिंट इसका भी ले लीजिए, इसमें क्या होता है, आइए देखते हैं। अब अगर ये एक ग्राफ है, स्पीड और टाइम का ग्राफ है, और वो ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब टाइम चेंज होने पर स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो स्पीड जो कि यहां पर शो हो रही है ग्राफ में, दैट स्पीड इज कांस्टेंट। ये तो ग्राफ देखकर समझ में आया कि सर स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड वाला मोशन है सर। इसका मतलब बेटा ये ग्राफ किसी भी यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनाया गया है। मतलब ऑब्जेक्ट किस तरह के मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, स्पीड कांस्टेंट होना है। ठीक, अब आ जाओ जरा स्लोप पर, क्योंकि ग्राफ से दो ही चीज निकाल सकते हैं भाई, या तो इसका एरिया ये वाला,
या तो इसका स्लोप। अगर एरिया की बात करें, एरिया अंडर द ग्राफ, तो जरा सोचो, मैंने सिखाया था आपको, अगर एरिया निकालना है तो क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस इनटू क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर है स्पीड और एक्स एक्सिस पर है टाइम। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा मुझे बताओ, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। इस बार जो एरिया है मेरे प्यारे बच्चों, वो एरिया हमें क्या दिखाएगा? ये रेक्टेंगल का एरिया अगर मैं मेजर कर लूं तो ये एरिया हमको शो करेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। बात समझ आई? डिस्टेंस शो करेगा। लेकिन दूसरी चीज आप क्या निकाल सकते हो? स्लोप। स्लोप का मतलब बेटे क्या होता है? क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, मतलब स्पीड अपॉन टाइम। और स्पीड अपॉन टाइम अगर आप करते हो, स्पीड अपॉन टाइम अगर आप करते हो तो वो एक्सेलरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। मतलब इस ग्राफ का स्लोप आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन। तो ये एक रिजल्ट आ गया आपके पास। क्या रिजल्ट आ गया भाई साहब? स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ या स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिख लो बेटा, रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन। क्लियर? बट एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? दैट विल रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, है ना? और अगर वो स्पीड टाइम का ग्राफ है तो वो डिस्टेंस शो करेगा। तो दो में से एक चीज आपको मिल जाएगी। और वैसे भी मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं। ठीक? तो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, स्लोप आपको दिख रहा है क्योंकि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो स्लोप इसका कितना है? 0 है। और अगर इसका स्लोप 0 है तो यहां पर एक्सेलरेशन भी 0 है। और एक्सेलरेशन बोलो 0 होना भी चाहिए। अगर स्पीड कांस्टेंट है, मोशन यूनिफॉर्म है, तो ये बात मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं कि एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा। So this object is in non-accelerated motion. It is in uniform motion. Speed constant, acceleration 0. तो आपने देखो लिखा है, if the speed time graph of a body is a straight line parallel to the time axis, time axis के parallel अगर ग्राफ है, then speed of the body is constant or it is uniform. Speed will be uniform. देखो बेटा, मैं आप लोगों को 9th लेवल का तो पढ़ा ही रहा हूं, साथ में थोड़ा सा ऊपर लेवल पर भी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? मैं चाहता हूं कि आप भले अभी छोटे हो, आप 9th में हो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मेरी पूरी बात सुन रहे हो तो ये 100% तय है कि आपका लेवल ये होगा। आपके क्लास के बाकी बच्चों से जो स्कूल में आपके पढ़ रहे होंगे, उनसे आपका मेंटल लेवल ये होगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं आपको अभी से ही बेसिक से ऊपर उठा के जीरो से, एकदम जीरो से शुरू करता हूं और जीरो से हीरो बनाने का काम करता हूं, है ना? जीरो से हीरो, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और ऊपर हीरो बनाकर छोड़ेंगे। यानी कि एकदम जीरो, बेसिक से लेकर के एकदम ऊपर तक, जहां तक अभी आप समझ सकते हो क्लास 9th में रहते हुए, वहां तक की मैं आपसे बात करने वाला हूं और आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने वाला हूं, ताकि जब आज के 4 साल के बाद जब आप लोग क्लास 12th में हों और आप आईआईटी का एग्जाम दें, तो आप बोले मैं शैलेंद्र पांडे सर से पढ़ गया, मुझे आता है, आई नो इट, सर ने पढ़ाया था, सर ने बताया था लाइव क्लास में या रिकॉर्डेड लेक्चर्स में या किसी भी बैच में। आप मेरे से जुड़े हो, मेरे से पढ़ाई कर रहे हो, तो आज के 4 साल के बाद वो रिजल्ट मेरे प्यारे दिखना चाहिए, वो रिजल्ट में आना चाहिए कि हाँ यार पढ़ के आए हैं, बताया है किसी ने, समझाया है किसी ने। तो वो मेहनत आपको मेरे साथ करनी पड़ेगी। मैं तो करने को तैयार हूं। आप कमेंट करके बताइए कि आप क्या चाहते हैं,
कौन सी चीज को फिर से पढ़ना चाहते, क्या और रिवाइज करना चाहते हैं आप बताइए, मैं कराऊंगा, ठीक। लेकिन से कंप्रोमाइज नहीं, वो नहीं करना है बेटा, है ना। टॉप करना है। मैं टॉपर था हाई स्कूल का भी, इंटरमीडिएट का भी, और मैं चाहता हूं कि मेरे आप सारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट आप सब टॉप करें, तब मजा आएगा ना यार, तब मजा आएगा, है ना, रिजल्ट आएगा तब मजा आएगा। आइए नेक्स्ट हमारा ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, लेकिन इस बार ग्राफ हमारा कुछ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और मैं बता चुका हूं इस तरह के ग्राफ के लिए जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन। इसका मतलब यहां से देखते ही एक बात समझ में आ गई कि सर इस ग्राफ का जो एक्सेलरेशन है, इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है, दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। याद करो, इक्वेशन ऑफ मोशन तभी अप्लाई किया जाता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो आप उन तीनों इक्वेशंस को आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, इस क्वेश्चन में, इस कंडीशन में, है ना। बाकी स्लोप देखा तो एक्सेलरेशन मिला, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही होता है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट किस तरह के मोशन में है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, लेकिन एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है, इसीलिए यहां लिखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, कंफ्यूज नहीं होना है ना। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए लिखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बट मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। एक्सेलरेटेड मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म है। दूसरी बात, इस ग्राफ से दो ही चीज निकाल सकते हैं, स्लोप, एरिया। एरिया की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों एरिया यहां पे रिप्रेजेंट करेगा स्पीड इनटू टाइम, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो अगर आपसे कभी भी कहा जाए कि जरा देख करके बताओ कि ये ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो आप यहां पर सिंपली बता सकते हो, सर ये वाला एरिया निकालो, ये वाला एरिया निकालो, ये पूरा एरिया, ये शेडेड वाला ये पूरा एरिया अगर आपने निकाल लिया तो दैट विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। बाकी अभी मैं ऐसा कोई क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तो मैं आपको ये चीज जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा कि आखिर इसका क्या मतलब बनता है, ठीक। आइए, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। यहां पर स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, बढ़ रही है, लगातार स्पीड बढ़ रही है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट देखो क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिर से है, लेकिन इस बार जो ग्राफ है वो ऐसा है। साफ पता चल रहा है कि सर जब टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड घट रही है, जब टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड घट रही है। इस ग्राफ का स्लोप फिर से हमें क्या शो करेगा, इसका स्लोप हमको फिर से रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन। क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन। और अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे प्यारे बच्चों यहां पर इसका स्लोप चेक करो, देखो स्लोप का मतलब होता है इंक्लिनेशन फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन, तो वो इंक्लिनेशन बोलो ऐसा होगा, ये होगा थीटा, जो कि अभी तक होता था 90 से छोटा। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही ये बात बताई थी कि जब एंगल 0 से 90 के बीच में हो तो जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा स्लोप, लेकिन अगर एंगल 90 से 180 के बीच में है तो मामला उल्टा, अपोजिट, बड़ा एंगल मतलब छोटा स्लोप। क्लियर? तो कहने का मतलब अगर ये एंगल बढ़ रहा है तो स्लोप यहां पर क्योंकि निगेटिव हो गया मेरे प्यारे बच्चों, स्लोप का अभी भी मतलब वही है tan थीटा, लेकिन जब ये एंगल बेटा ऑब्ट्यूज होता है, मतलब 90 से बड़ा 180 से छोटा, जब ऑब्ट्यूज होता है तब बेटा tan थीटा की वैल्यू निगेटिव आती है, और इसका मतलब हुआ कि ये जो एक्सेलरेशन यहां पर आने वाला है वो एक्सेलरेशन कैसा आएगा, निगेटिव। और निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन, या उसी को हम लोग कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों डिसेलरेशन।
डिसेलरेशन, ठीक। और क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो एंगल जो भी है वो फिक्स है, चाहे यहां निकालो चाहे यहां निकालो, यहां भी थीटा आएगा, यहां देखोगे यहां भी थीटा आएगा। इसका मतलब स्लोप तो कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन अगर है तो स्लोप कांस्टेंट होता है ना। तो यहां इसका मतलब ये हुआ कि सर एक्सेलरेशन निगेटिव है और निगेटिव के साथ साथ कांस्टेंट है, तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। ये क्या है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। मेरे प्यारे बच्चों, एक एक चीज सुनना, ध्यान से सुनना और लिखते जाना बेटा, ठीक है। सुनते जाओ, लिखते जाओ, लिख लो आराम से, ठीक। नोट्स प्रिपेयर कर लो और लेक्चर जब एंड हो जाए, शाम को, रात में, जब भी समय मिले, एक बार आप जरा उन चीजों को रिवाइज भी कर लेना कि सर ने क्या पढ़ाया था। मैं गारंटी से बोल रहा हूं आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि मैं एक अच्छे स्टैंडर्ड पर आपको पढ़ा रहा हूं, सारी चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं यहां स्कोर प्लस पर इसीलिए आया हूं, आपके इस फाउंडेशन चैनल पर इसीलिए आया हूं कि मेरे सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे स्ट्रांग हो जाएं। जब आप 4 साल के बाद जब आप IIT के एग्जाम में बैठे हो तो आप एकदम बिंदास वहां पर सॉल्व करें, ये एम है ना। तो इसलिए आपके बेसिक्स को स्ट्रांग करना है। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। टाइम इंक्रीज होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। स्लोप यहां पर कैसा है? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, निगेटिव है, कांस्टेंट है, तो ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। हालांकि इक्वेशंस ऑफ मोशन को लगा सकते हैं भाई साहब, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई किया जा सकता है। यहां पर हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, ये डिस्टेंस क्या शो करेगा? ये एरिया हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड शो करेगा, जो कि मैं आपको कई बार समझा चुका हूं। सो इन अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी, अ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप डाउनवर्ड है, स्लोपिंग डाउनवर्ड, नेगेटिव स्लोप है, इंडिकेट्स यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब टाइम बढ़ेगा, उसके साथ साथ स्पीड कम होती जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट, स्पीड टाइम ग्राफ्स ऑफ वेलोसिटी और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर देखो, वाई एक्सिस पर स्पीड है और एक्स एक्सिस पर टाइम है, और ग्राफ कुछ ऐसा कर्व्ड है। और इस तरह के ग्राफ का मतलब मैंने आपको बताया था कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ है तो खुद ही बता दो, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? तो आप कहोगे सर अभी इसके पहले ही तो आपने बताया था, दैट वाज एक्सेलरेशन। अगर स्लोप इंक्रीज हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, इसलिए लिखा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या आप कह लो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब बेटा क्या है? वेलोसिटी के बढ़ने का जो रेट है वो बढ़ रहा है। मतलब t बराबर 0 पर अगर इनिशियल स्पीड 0 थी तो t बराबर 1 पर कुछ स्पीड हो गई, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। t बराबर 2 पर अब जो स्पीड इसकी होगी वो 8 मीटर पर सेकेंड। t बराबर 3 पर जो उसकी स्पीड होगी वो कुछ 24 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान से जरा देखो, पहले 1 सेकंड में स्पीड कितनी बढ़ी? 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 1 सेकंड में स्पीड कितनी बढ़ी? 6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 1 सेकंड में स्पीड कितनी बढ़ी? 16 मीटर पर सेकेंड। स्पीड के बढ़ने का रेट बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन भी इंक्रीजिंग है, ठीक। टाइम बढ़ने के साथ साथ स्पीड बढ़ रही है। और अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है तो आपको इसके नीचे का ये जो एरिया है, ये एरिया निकालना पड़ेगा। बात आई सर ये एरिया कैसे निकलेगा? तो उसके लिए अभी मैं आगे आप लोग को कुछ मेथड सिखाऊंगा। हालांकि वो 9th के लेवल पर नहीं है, वो 11th 12th के लेवल पर है, लेकिन मैं आपको आगे सिखाऊंगा, तब आप उस चीज को समझ पाओगे, ठीक। When the speed of the body changes in irregular manner, अगर स्पीड इररेगुलर मैनर में पहले 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी, फिर 1 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड बढ़ी, फिर अगले 1 सेकंड में 16 मीटर पर सेकंड बढ़ी, तो कोई रेगुलर मैनर नहीं है, अपने आप बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना। इररेगुलर मैनर में अगर स्पीड चेंज हो रही है, देन स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी इज अ कर्व्ड लाइन। कैसी लाइन है? कर्व्ड लाइन है, ठीक। नेक्स्ट, हाँ भाई साहब, आ गया एक बहुत बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल। जितना आपने अभी ग्राफ के बारे में पढ़ा है, जरा उस पर बेस्ड हम लोग एक बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया
स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी गिवन हियर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कह रहे हैं कि ये एक स्पीड टाइम का ग्राफ है, इसको जरा पढ़ो, समझो और इन क्वेश्चंस का आंसर दो। अच्छा भाई, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA? कह रहे हैं स्पीड टाइम का ग्राफ है, ये जो OA है ये किस तरह का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं A का, तो आप ही मुझे बता दो, A ऑप्शन पहला वाला जो क्वेश्चन है, O से A का जो मोशन है जरा चेक कर लो। क्या टाइम बढ़ने के साथ साथ स्पीड बढ़ रही है? टाइम बढ़ने के साथ साथ बोलो स्पीड बढ़ रही है। वो भी स्ट्रेट लाइन है, तो बोलो स्लोप कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन अगर है तो स्लोप कैसा होगा? कांस्टेंट। तो आप बोलोगे सर कांस्टेंट स्लोप है। और जरा ध्यान से देखो, स्पीड और टाइम का ग्राफ है बेटा, स्पीड अपॉन टाइम। स्लोप का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। स्पीड अपॉन टाइम क्या शो करेगा? एक्सेलरेशन। तो आप कहोगे कि सर ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, और वो भी एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। क्लियर? तो इसमें कहा व्हाट टाइप ऑफ मोशन, किस तरह का मोशन है, तो वो मोशन कैसा हुआ? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। भाई मोशन किस टाइप का है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि वो एक्सेलरेटेड मोशन है। क्लियर? अच्छा जी, सेकंड पार्ट पर आओ। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय AB? AB किस तरह के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो प्यारे बच्चों जरा समझो, अगर AB की बात करें तो देखो टाइम बढ़ रहा है। फॉर AB टाइम इंक्रीजिंग बट स्पीड इज कांस्टेंट। टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। और अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है और अगर आप इसका स्लोप देखो, स्लोप का मतलब होता है इंक्लिनेशन फ्रॉम एक्स एक्सिस, और आप ही बता दो ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है, तो आप बोलोगे सर 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। 0 डिग्री इसका इंक्लिनेशन है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो स्लोप होगा दैट स्लोप विल बी 0। अगर स्पीड टाइम ग्राफ है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो स्लोप इज कांस्टेंट। और स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन यहां पर कितना है? 0 है। और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो ये मोशन A से B वाला मोशन किस तरह का मोशन है? दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। A से B वाला मोशन किस तरह का है? यूनिफॉर्म मोशन है। ये मैंने आपको आंसर दिया है B पार्ट का। इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय AB, तो भैया मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय BC? कह रहे हैं B से C जो है ये किस तरह का मोशन शो कर रहा है? तो जरा चेक करो। अगर C वाले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है। और अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है, और जरा चेक करो इसका स्लोप की मैं बात करूं तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो इसका जो स्लोप होगा, जो कि एक्सेलरेशन होता है, दैट इज नेगेटिव। और क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो दैट इज अ नेगेटिव कांस्टेंट। तो ये किस तरह के मोशन में है? पहली बात, अगर एक्सेलरेशन है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरी बात, निगेटिव एक्सेलरेशन है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये रिटार्डेड एक्सेलरेशन है। मतलब ये रिटार्डेशन है। The object is in retardation, or you can say it is in deceleration. Non-uniform motion है, retarding motion है। अगला देखो, find out acceleration of the body। कह रहे बॉडी का एक्सेलरेशन बता दो, बॉडी का एक्सेलरेशन बता दो। अच्छा जी, फोर्थ पार्ट नहीं, D ऑप्शन। चलो D वाले की बात करते हैं भाई। कह रहे हैं एक्सेलरेशन बता दो। पहली बात, A से B में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, 0 है। B से C में एक्सेलरेशन निगेटिव है, उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में कभी भी एक्सेलरेशन सिंपल बोला जाए, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का मेरे प्यारे बच्चों मतलब होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक, पॉजिटिव एक्सेलरेशन सिर्फ कहां पर है? O से A में है।
इन ओ ए। और अगर एक्सेलरेशन की मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम इंटरवल। तो जरा सोचो, ओ पर जब वो था तो स्पीड 0 थी, और जब वो ए पर पहुंचा तब स्पीड कितनी हो गई है? 6 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन स्पीड कितना हुआ? 6 माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल। यहां पर जब था तो टाइम 0 था, जब यहां पहुंचा है तो टाइम 4 हो गया। तो टाइम कितना है भाई साहब? 4 माइनस 0। तो 6/4 मतलब 3/2 मतलब 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी का भाई साहब रिटार्डेशन बताओ। तो बॉडी रिटार्डेशन में बेटा कहां है? बी से सी में है रिटार्डेशन में। और अगर बी से सी वाले में आप ऑब्जर्व करो एक्सेलरेशन को, तो फॉर्मूला फिर से वही है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। और चेंज इन वेलोसिटी अगर हम देखें, फाइनल वेलोसिटी कितनी है भाई? 0। इनिशियल वेलोसिटी यहां पर कितनी थी? 6। तो फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस 6। टाइम इंटरवल वहां पर कितना है? फाइनल टाइम कितना है? 16, और इनिशियल टाइम कितना है? 10। यहां पर 16 है, यहां पर टाइम 10 है, तो 16 माइनस 10, तो ये बेटा बनेगा -6 अपॉन 6, दैट इज -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, जरा उसकी वैल्यू बताओ। अगर यार ए से बी की आप बात कर रहे हो तो इसका मतलब आप ये निकालना चाहते हो एरिया। ये एरिया मुझे जो दिख रहा है वो एक स्क्वायर का एरिया दिख रहा है, या रेक्टेंगल होगा मान लो ज्यादा से ज्यादा। भाई ये डिस्टेंस कितना है जरा सोचो, यहां 4 है, यहां 10 है, तो क्या ये डिस्टेंस 6 हो गई? यहां पर टाइम 0 है और यहां पर 6 है, तो ये भी डिस्टेंस बोलो 6 हो गई। और अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए बी। ए बी में आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बेटा होगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, यानी कि 36। ये मीटर पर सेकेंड में, ये सेकेंड में है, तो ये आपका आ जाएगा 36 मीटर। दैट इज एरिया ऑफ दैट स्क्वायर ए बी ई डी। ए बी ई डी इसका एरिया, एरिया साइड का स्क्वायर या लेंथ इनटू ब्रेथ, 6 इंटू 6 यानी 36 मीटर। ये हमारा यहां पर आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना भाई समझ में आया कि नहीं आया। अब आ जाओ इक्वेशंस ऑफ मोशन के डेरिवेशन पर आते हैं, वो भी ग्राफिकल मेथड से। मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशंस ऑफ मोशन सिर्फ तब लगाया जाता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएंगे, वरना हम इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर? सबसे पहले आ जाओ ग्राफ की बात करते हैं। एक्स एक्सिस पर हम लोग टाइम लेंगे और वाई एक्सिस पर हम लोग वेलोसिटी लेंगे। एक्स एक्सिस पर टाइम, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी। और क्योंकि ग्राफ हमारा ऐसा है, कंडीशन हमारा ऐसा है कि ऑब्जेक्ट की एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी है, और वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो उसका वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रहा होगा, है ना? तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी। ये देखो, कुछ ना कुछ यहां पर इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, और यहां से बढ़ते बढ़ते कुछ ना कुछ यहां पर फाइनल वेलोसिटी हो गई होगी, है ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो हमने यहां पर देखो एक लाइन हमने बनाया, कंस्ट्रक्शन हमने किया, ठीक। ऐसे ही मैंने, जस्ट अ मिनट, इसको तो यहां रहने देते हैं हम लोग। सेम ऐसी ही एक लाइन मैं यहां पे बना रहा हूं, पैरेलल टू द
एक्स एक्सिस। इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब बेटा ये है कि यहां वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी थी u, और यहां पर जब वो पहुंचा होगा तो उसकी अपनी फाइनल वेलोसिटी आ गई होगी, दैट इज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन v। भाई एक इनिशियल वेलोसिटी होती है इक्वेशंस ऑफ मोशन में और एक फाइनल वेलोसिटी होती है ना। ऐसे ही इनिशियली टाइम 0 होता है ओरिजिन पर, और जब वो किसी इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो यहां पर कुछ ना कुछ टाइम होगा, तो ये टाइम की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, कुछ ना कुछ नेमिंग कर देते हैं, आ जाओ भाई, O A B और इसका नाम रख देते हैं C, और एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, वी विल कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑल्सो। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया और इसका नाम बोल देते हैं D। ठीक, O A B C D, इस तरीके का हमने नेमिंग कर दिया। ये हमारा ग्राफ बन गया। मैं इस ग्राफ को, जस्ट अ मिनट, मैं इसको कॉपी करना चाहता था लेकिन चलो कोई बात नहीं, वहां पर हम लोग फिर से देखेंगे इसको। ठीक, अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का हमको डेरिवेशन करना है। देखो भाई, ग्राफ तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, इनिशियल वेलोसिटी यहां पर है, फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल टाइम, यहां पे फाइनल टाइम। ग्राफ कुछ हमारा ऐसा बन गया EB, है ना। अगर ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और बोलो स्ट्रेट लाइन है, तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि इसका स्लोप एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा, और वो स्लोप कांस्टेंट है क्योंकि एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के लिए बोलो हमेशा ही स्लोप कैसा होता है, कांस्टेंट। क्लियर? तो ये आप समझ गए होंगे। अब मैटर ये है कि किसी भी ग्राफ से बेटा दो ही चीज तो निकाल सकते हो, या तो स्लोप ऑफ द ग्राफ AB, या तो स्लोप निकाल सकते हैं, या तो हम इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। अगर मैं स्लोप की बात करूं, स्लोप ऑफ AB, तो स्लोप का सिंपल सा मतलब होता है क्वांटिटी ऑन y एक्सिस अपॉन क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। तो इसका जो स्लोप होगा, जरा सोचो, क्या वही एक्सेलरेशन होगा? तो आप यहां पर इसका रीजन लिखेंगे, एज वी नो द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ is equal to acceleration of the object, so slope of the AB is equal to acceleration. Acceleration की अगर मैं बात करूं और slope की मैं बात करूं, तो that is simply BD upon AD। स्लोप का मतलब बताया था ना, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अगर यही एंगल आपने कंसीडर किया थीटा, तो ये बोलो डेल्टा y है, ये डेल्टा x है। क्लियर? अगर ये t है तो बेटा ये भी t होगा। ये तो आप समझ ही रहे हो, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, सिंपल सी बात है। और अगर ये पूरा v है और ये u है, तो क्या ये v माइनस u होगा? सोचो भाई, सोचो, पूरा v है और इतना u है, तो ये कितना बचेगा? v माइनस u, और वही ये भी है v माइनस u। क्लियर? तो BD की जगह, भाई एक्सेलरेशन तो ये, BD की जगह क्या हम लोग v माइनस u लिख सकते हैं, और AD की जगह हम लोग t लिख सकते हैं। इसको इधर भेजो तो AT इज इक्वल टू v माइनस u, इस u को इधर भेजो तो u प्लस AT इज इक्वल टू v। तो यहां से हमारी फर्स्ट इक्वेशन डिराइव होती है, v बराबर u प्लस AT, v बराबर u प्लस AT। ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आ जाइए अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। भाई देखो, हम लोग वहां से सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज की बात कर सकते थे, या तो इसका स्लोप या तो इसका एरिया। ठीक, स्लोप की बात हम कर चुके हैं, अब बोलो सिर्फ बात बची है किसकी? एरिया की। ठीक, तो देखो मैं लिख रहा हूं, एरिया अंडर द ग्राफ AB। AB के नीचे का एरिया अगर हम लोग देखें तो बेटा ध्यान से देखो, दैट विल बी सम ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, तो आप कह सकते हो OADC, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, OADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ध्यान से देखना भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB।
रेक्टेंगल का एरिया होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हमारा कितना है, लेंथ कितना है OC और ब्रेथ कितना है CD, तो ये बन जाएगा OC इंटू CD प्लस ट्रायंगल का होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ AD इंटू BD, हाफ AD इंटू BD। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं एरिया की, तो एरिया का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी इंटू टाइम, और वेलोसिटी इंटू टाइम, सोचो वेलोसिटी इंटू टाइम, क्या वो डिस्प्लेसमेंट होगा, सोचो भाई, वेलोसिटी इंटू टाइम विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, सो वी हैव S इज इक्वल टू OC इंटू CD, OC यानी T और CD यानी कि U, तो क्या ये UT बन गया या TU बन गया, एक ही बात है, प्लस हाफ AD इंटू BD, बेटा AD T के बराबर है और BD V माइनस U के बराबर है, सो दैट विल बी T टाइम्स V माइनस U। क्लियर है? यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन को देखो, V माइनस U की जगह क्या हम लोग AT यूज कर सकते हैं, V माइनस U की जगह क्या AT यूज कर सकते हैं, सोचो भाई, सोचो सोचो सोचो, V माइनस U की जगह, यस सर कर सकते हैं। तो बेटा इक्वेशन देखो क्या बन गई, हाफ T इंटू AT, तो ये क्या बन गया, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AD स्क्वायर, ये हमारा डिराइव होकर आ गया। क्लियर? अच्छा जी, ठीक है, आ जाओ थर्ड की बात करते हैं, थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। बेटा किसी भी ग्राफ से केवल और केवल दो ही चीज की बात की जा सकती थी, और बोलो दोनों की बात हम कर चुके हैं, पहला था स्लोप और दूसरा था एरिया, है ना, दोनों की बात कर चुके हैं। अब क्या चलेगा, अब चलेगा जुगाड़, जुगाड़, क्योंकि अब और कुछ बचा ही नहीं भाई, दो ही बात कर सकते थे, दोनों हमने कर लिया। ठीक, जुगाड़ ये है, एरिया अंडर द ग्राफ को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जरा सोचो, ये जो एरिया नीचे का बन रहा है जिसको रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल किया था, वो बात तो बिल्कुल सही थी, लेकिन हमारे पास एक तरीका सोचो और है। क्या और है? एक तरीका हमारे पास और है। क्या है भाई, देखो जरा, हमको बेटा यही एरिया तो निकालना है, यही वाला तो एरिया निकालना है हमको। सोचो 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 भाई, यही वाला तो एरिया निकालना है। क्या ये एरिया एक ट्रेपेजियम का एरिया है? हां सर, पढ़ा तो है कुछ ऐसा। OABC, चेक करो, OABC, क्या ये एक ट्रेपेजियम का एरिया है? यस, सो वी कैन राइट हियर, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, OABC। और ट्रेपेजियम के बेटा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड कौन कौन है? OA और BC, OA और BC, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? AD के बराबर है। डिस्टेंस कितना है भाई? AD के बराबर है। तो 1/2 OA प्लस BC मल्टीप्लाइज बाई AD। ठीक, वैल्यूज रखो। 1/2, देखो यहां पर एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। OA प्लस BC, OA देखो U है, BC किसके बराबर है? V के बराबर। तो क्या ये U प्लस V या V प्लस U हो गया? यस सर, लिख सकते हैं V प्लस U। AD क्या है जरा ध्यान से देखना, AD T के बराबर है, T के बराबर है, टाइम के बराबर है। ठीक, तो हम लोग यहां लिखेंगे T, और जरा चेक करिएगा, S इज इक्वल टू 1/2 V प्लस U इंटू T। अगर मैं यहां पर फर्स्ट इक्वेशन फिर से यूज कर लूं तो बोलो मैं यहां से
यहां से t की जगह मैं लिख सकता हूं v माइनस यू बाई ए। क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू बाई ए। जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों आप यहां लिखेंगे v माइनस यू बाई ए, तो जरा चेक करिए 2a सब इधर भेज दो तो क्या बनेगा 2as। v प्लस यू, v माइनस यू, तो क्या बनेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर इस u स्क्वायर को आप इधर भेज दो तो ये बन जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये आ गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन था। मैंने आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पिछले लेक्चर में सिखाया था जनरल मेथड से। आज के इस लेक्चर में मैंने सिखाया आपको ग्राफिकल मेथड से। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। जरा भी डाउट लगे बेटा वीडियो को बैक करो, रिवाइंड करो, वहां से फिर से देखो, है ना। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करो, आई एम विद यू, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा।